दोस्तों, एक सिचुएशन वो है जिसमें कि कपल एक बार भी कंसीव नहीं कर पाता है, कई कई सालों से जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन एक बार भी जिसकी प्रेगनेंसी ठहरी नहीं होती है। और दूसरी सिचुएशन वो है जिसमें कि कपल इजीली कंसीव तो कर लेता है, लेकिन प्रेगनेंसी लंबे टाइम तक नहीं ठहर पाती है, टाइम रहते ही जिसका एबॉर्शन हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन एक बार नहीं कई बार होती है, एक बार, दो बार, तीन बार, लगातार कई प्रेगनेंसी लॉस जिसको होते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि 2 या अधिक बार प्रेगनेंसी लॉस होता है, 2 या अधिक बार कंटिन्यूअस एबॉर्शंस होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। फीमेल इतनी पेनफुल सिचुएशन झेलती है जिसमें कि बार बार एबॉर्शन उसको झेलना पड़ जाता है, बार बार एबॉर्शन वाली सिचुएशन आ जाती है, और जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, उसके लिए एक मेंटल ट्रॉमा जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कि फीमेल्स जो है ऐसी सिचुएशन में एक गिल्ट पैदा कर लेती हैं अपने अंदर एक गिल्ट पाल लेती हैं। उन्हें लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है उनके कारण हो रहा है, जबकि कारण इसके पीछे के कुछ और है। तो ज़रूरी है उन कारणों को जानना, ज़रूरी है उनका इलाज कराना। तो चलिए जानते हैं आखिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। पहला जो मुख्य कारण है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, वो है एनाटॉमिकल कॉज। देखिए, एनाटॉमिकल कॉज यानी कि गर्भाशय की संरचना में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो वो काफ़ी बार बार एबॉर्शन का कारण बन जाती है। एक सिचुएशन होती है जिसको हम यूट्राइन सेप्टम बोलते हैं। इसमें जो है एक झिल्ली के द्वारा यूट्रस 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिससे कि जो भ्रूण होता है वो लंबे टाइम तक डेवलप नहीं हो पाता और एबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर प्रीवियसली कोई सर्जरी हुई है फीमेल की यूट्रस में तो भी काफ़ी बार स्कार टिश्यू रह जाते हैं, तो वो काफ़ी बार एबॉर्शन का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा फाइब्रॉइड जिसको हम रसौली बोलते हैं, पॉलिप हो गया, तो ये भी काफ़ी बार जो फीटस है उसको डेवलप नहीं होने देता और बार बार एबॉर्शन का कारण बन जाता है। इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जिसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं या सर्वाइकल शॉर्टनेस भी बोल सकते हैं, जिसमें जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसको जो कहना चाहिए कि बच्चेदानी का मुंह जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी बार इनकॉम्पिटेंट होता है लंबे टाइम तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए। ये इस तरह के एबॉर्शन अक्सर सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है जो सर्विक्स है, सर्विक्स के छोटे होने के कारण जो है गर्भाशय में वो गर्भ जो है प्रॉपरली ठहर नहीं पाता है और गर्भपात हो जाता है, या काफ़ी बार सर्विक्स का जो मुंह है वो खुला रह जाता है, जिससे कि बहुत ईजिली एबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो सर्कुलेज बोलते हैं, एक ऑपरेशन किया जाता है, छोटा सा माइनस ऑपरेशन होता है, तो उसके द्वारा जो बच्चेदानी का मुंह है उसको बंद कर दिया जाता है, जिससे कि सिचुएशन से बचा जा सकता है। दूसरा जो मुख्य कारण है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, वो है इम्यूनोलॉजिकल कारण या इम्यूनोलॉजिकल कॉज। ये जो है तकरीबन 15% के रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के केसेस में देखने को मिलता है ये कारण। और इसमें जो एबॉर्शन कॉज करने वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ब्लड में सर्कुलेट करती रहती हैं फीमेल के, और प्लासेंटा जिसको हम खरियाई बोलते हैं, जो कि मुख्य पार्ट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए, तो उसमें जो है उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है और एक टाइम के बाद में एबॉर्शन हो जाता है। ये बेसिकली ब्लड टेस्ट के द्वारा भी डिटेक्ट हो जाता है, जिसको एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम भी कहते हैं। तीसरी जो सिचुएशन है या कारण है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, वो है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर में हम कंसिडर करते हैं मेनली थ्रोम्बोफीलिया को। थ्रोम्बोफीलिया एक इनहेरिटेड बीमारी है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें कि क्लॉट जो है बहुत जल्दी होने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग बहुत जल्दी होने लगती है ब्लड वेसल में। तो ये जो है लंबे टाइम तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाती है। तो इस तरह की प्रेगनेंसी लॉस अक्सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में या सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं, और ये जो है ईजीली ब्लड टेस्ट के द्वारा भी डिटेक्ट हो जाता है। तो अगर टाइम रहते इस तरह की सिचुएशन का पता चल जाए तो प्रेगनेंसी लॉस को अवॉइड किया जा सकता है इलाज के द्वारा।
इसके अलावा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का जो मेन कारण है वो है फीटल क्रोमोसोमल एनोमली। ये जो है अक्सर फीटस में किसी भी तरह का क्रोमोसोमल डिफेक्ट अगर हो जाता है तो ऐसे में एबॉर्शन जैसी कंडीशन आ जाती है और इसको एक तरह से रैंडम मिसकैरेज की संज्ञा भी दी जाती है कि फीमेल को, मदर को पता ही नहीं चलता कि अचानक से बच्चे का घूमना बंद हो गया और या अचानक से एबॉर्शन हो गया। अक्सर मदर्स कहती भी हैं कि मैंने तो 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, अल्ट्रासाउंड में सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन फिर 2 दिन बाद पता चलता है कि बच्चा अचानक से घूमना बंद हो गया, धड़कन उसकी बंद हो गई और वो गर्भ में ही डेड हो चुका है। तो ये अक्सर क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण देखने को मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि खाली फीटस में ही क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, काफ़ी बार दोनों पेरेंट में किसी एक को, मदर को भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है या काफ़ी बार फादर को क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिस्टर्ब क्रोमोसोम है वो आगे फीटस में कैरी हो जाते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में कंसीव करने से पहले ही कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं और इसके अलावा अगर फीमेल कंसीव कर जाती है और कंसीव करने के बाद में भी इस तरह के डिफेक्ट जानने के लिए, फीटल एनोमलीज जानने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, काफ़ी बार वो इग्नोर कर दिए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किसी तरह का क्रोमोसोमल डिफेक्ट फीटस में है वो पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन अपने प्रॉपर कराते रहिए, जिससे कि एक आइडिया रहे कि किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी तो आयुर्वेद में उसका बहुत ही सक्सेसफुल इलाज भी है। तो इसलिए इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। इसके अलावा एबॉर्शन के, रिपीटेड एबॉर्शन के कारणों में अगर हम बात करें तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी या हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि थायराइड डिसफंक्शन है, उसमें एबॉर्शन बार बार देखने को मिल जाता है। ये किसी भी तरह का थायराइड की किसी भी तरह की अपना हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है तो दोनों ही सिचुएशन का प्रॉपर टाइम रहते ही इलाज करवा लिया जाए तो बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PCOS में भी इस तरह के एबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल जाती है। साथ ही प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, जो पिट्यूटरी द्वारा सीक्रीट होता है, उसके या तो बड़े रहने पे या बॉडी में कम रहने पर भी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। काफ़ी बार डायबिटीज़ मेलाइटस अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसमें भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और अपने गायनेक से कंसल्टेशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कारणों की, तो मैं इन्फेक्शियस कॉज या इन्फेक्शियस कारण को भी मेन जगह देती हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर टॉर्च इन्फेक्शन अगर फीमेल में है तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है एबॉर्शन का। देखिए, टॉर्च जो है एक्रोनिम है, यानी कि 5 तरह की प्रॉब्लम से मिलके बना है। जैसे कि अगर टॉर्च में T स्टैंड करता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस को, O स्टैंड करता है अदर इन्फेक्शंस, जैसे कि आपका HIV हो गया, सिफिलिस हो गया या चिकन पॉक्स हो गया। तो इस तरह का इन्फेक्शन अगर मदर में है तो वो भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण हो जाता है। इसके अलावा R स्टैंड्स फॉर रूबेला। रूबेला भी एक इन्फेक्शन है जिससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा C फॉर साइटोमेगालोवायरस एंड H फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स। तो ये 5 तरह के इन्फेक्शंस हैं, या ये कहें अदर्स में और भी इन्फेक्शंस आ जाते हैं। तो इस तरह के इन्फेक्शन जो हैं बहुत बड़ा कारण हो जाता है एबॉर्शन का, और ये अक्सर देखने को मिलते हैं काफ़ी बार 20 हफ्ते के अराउंड या 20 हफ्ते के बाद भी इस तरह के एबॉर्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो और ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि एबॉर्शन ही होते हैं, काफ़ी बार प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, फीटस का ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाता है या फीटस का प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि डिलीवरी के टाइम पर भी काफ़ी बार बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में इस तरह के कारणों को भी ज़रूर ध्यान में रखना ज़रूरी है। दोस्तों, लास्ट में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के जिस कारण के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है अनएक्सप्लेन्ड कॉज, यानी वो कारण जिसका कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं है।
लेकिन फिर भी तकरीबन 50% रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो है इसी कारण की वजह से होता है। तो आपने देखा कि इतने सारे कारणों में, इतने सारी वजहों में अगर आपने कोई भी एक वजह आपकी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लीज़ इलाज कराए बिना आगे की प्रेगनेंसी प्लान बिल्कुल ना करें। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप 2 एबॉर्शन लगातार झेल चुकी हैं तो तीसरे एबॉर्शन में चांस बिल्कुल ना लें। उससे पहले ही अपने गायनेक से कंसल्ट कर लें और प्रॉपर इलाज के द्वारा ही आगे की सक्सेसिव प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। देखिए, चाहे कारण अनएक्सप्लेन्ड ही क्यों ना हो, आयुर्वेद में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की चिकित्सा बखूबी दी गई है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप हर तरह से हार गई हैं इलाज कराते कराते, तो एक बार आयुर्वेद के द्वारा भी अपना इलाज करा के देखें, क्योंकि उसमें इसका बड़ा ही सक्सेसफुली ट्रीटमेंट संभव है और आपकी आगे की सक्सेसिव प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि आयुर्वेदा खाली एक लेवल पे काम नहीं करता है, वो जो 6 तरह के भावास होते हैं, गर्भोत्पाद गर्भावास जिसको बोलते हैं, उन्हीं 6 तरह के भावास को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करता है। तो इसलिए आप जो हैं लापरवाही किए बिना एक टाइम रहते अपने गायनेक से कंसल्ट कर लें, अपने कारणों को जानें, प्रॉपर इलाज लें और तभी आगे की प्रेगनेंसी प्लान करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो कहीं ना कहीं यूज़फुल लगा है, पसंद आया है, तो अपनों के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।